दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। क्लास में आज 19 जुलाई है। 19 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सभी पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.abhiyansivilservices.com पर जाकर के डिटेल में इसे पूरा देख सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि उस पर ढेर सारे लेख भी हम लोग डेली पब्लिश करवा रहे हैं और साथ ही हमारा ऐप डाउनलोड करके आप विभिन्न कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारे ऐप पर उपलब्ध है वीकली। अभी जो है कुछ दिनों में 15 दिन का मैराथन क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अभियान सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग देखेंगे 19 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको। चलिए शुरू करते हैं। और ये पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको हमारी वेबसाइट www.abhiyansivilservices.com पर उपलब्ध है। चलिए पहली न्यूज देखते हैं दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूएल्ड रॉकेट जो है वो चीन ने बनाया दोस्तों। अब इस रॉकेट की क्या विशेषता है दोस्तों कि मीथेन बेस्ड जो रॉकेट होते हैं, मीथेन और ऑक्सीजन से जो छोड़े जाते हैं वो बहुत ही कम कॉस्ट के होते हैं, रीयूजेबल होते हैं और ये विश्व का पहला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है वो देख लेते हैं। दोस्तों जुलाई 2023 में दुनिया के पहले मीथेन वाले रॉकेट का प्रक्षेपण चीन द्वारा किया गया। रॉकेट का नाम आपको लोग याद रखेंगे, झुक्यू, झुक्यू 2Y2, ठीक है ना, झुक्यू 2Y2। इस रॉकेट प्रक्षेपण में चीन की निजी एरोस्पेस कंपनी जो है लैंड स्पेस, इनका नाम याद रखना है आपको, लैंड स्पेस आपका झुक्यू, और इसका प्रक्षेपण गोबी रेगिस्तान में किया गया। ये भी आप याद रखेंगे। गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चीन दोनों में दोनों के बॉर्डर पर है ये, और ये चीन में पाया जाता है गोबी मरुस्थल, ठीक है ना। ज्यूक्वान ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर यहाँ पर है गोबी में, वहां से किया गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये दुनिया का पहला रॉकेट बन गया है, ठीक है ना, और जो पूरी तरीके से मीथेन और तरल ऑक्सीजन पर संचालित है। मीथेन संचालित इंजन अपने उच्च प्रदर्शन और कम परिचालन लागत के साथ साथ विशेष रूप से दोबारा प्रयोग करने वाले रॉकेट के रूप में उपयुक्त होते हैं। मीथेन संचालित रॉकेट को क्या बोलते हैं, मेटलॉक्स। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। पहला कि ये चीन द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम झुक्यू 2Y2 याद रखना है। ये कहां से लॉन्च किया गया, गोबी मरुस्थल से। जियोक्वान जो है इसका सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, और लैंड स्पेस नाम की कंपनी है जो इसने लॉन्च की है। और इन ऐसे सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं, मेटलॉक्स। अब ये टर्म्स जो है आप याद रखेंगे, और जो लोग भी यूपीएससी का मेंस इस बार दे रहे हैं इस तरीके के टर्म्स जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। ये सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं मुख्य परीक्षा में कि इसका क्या अर्थ होता है। और मीथेन सैटेलाइट एक नया टर्म आ गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अगली बिंदु पर हम चलते हैं। G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट। दोस्तों ये समिट जो है पहली बार इटली रोम से बाहर हो रही है, और भारत में तो पहली बार हो ही रही है, नहीं तो हमेशा ये कहाँ होती थी, रोम इटली में। और दोस्तों यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, तो हमारा FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज करा रही है। चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। मनसुख मंडाविया इसमें इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। जुलाई 2023 में G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसका आयोजन 20 से 21 जुलाई नई दिल्ली में किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में किया जाएगा। यह पहली बार है जब G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, पहली बार रोम से बाहर आयोजित किया जा रहा है, और भारत में भी पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 25 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो दोस्तों इस न्यूज में हमें क्या क्या याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जो है यह G20 फूड रेगुलेटरी समिट जो है वो रोम से बाहर हो रही है, भारत में पहली बार हो रही है। कहां पर हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है,
FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको ऑर्गेनाइज करा रही है। मनसुख मंडाविया जी इसका उद्घाटन करेंगे। ये मुख्य मुख्य चीजें हैं। चलिए अगली न्यूज पर बढ़ते हैं दोस्तों, और इसका रिवीजन भी आप लोग किया करिए दोस्तों। एक अवार्ड है जो इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा दिया जाता है, HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड्स। अब दोस्तों ये अवार्ड जो है इकोनॉमिक टाइम्स पर ईयर देता है। किसके लिए देता है? अप स्किलिंग के लिए देता है। अप स्किलिंग और इनोवेशन, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कंपनी क्या कर रही है, नई नई तकनीकों का उपयोग करके अपने कंपनी को आगे बढ़ा रही। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने एनटीपीसी, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी को, एनटीपीसी को जनरेटिव AI यूज के लिए और अप स्किलिंग के लिए दिया है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्या है दोस्तों ये न्यूज जो है, HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड्स इकोनॉमिक्स टाइम्स पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है। जुलाई 2023 में इस अवार्ड को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको एनटीपीसी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, निगम को सम्मानित किया गया। एनटीपीसी को यह पुरस्कार 2 क्षेत्रों में दिया गया। अब ये क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट है, लर्निंग और अप स्किलिंग में, ठीक है ना। AI का सर्वश्रेष्ठ उपयोग, पहला तो देख लीजिएगा, विस्तारित इंटरप्राइजेज लर्निंग प्रोग्राम बनाने में सर्वश्रेष्ठ प्रगति में दिया गया है। यानी कि दो फील्ड में दिया गया है। पहला जो है लर्निंग और अप स्किलिंग में AI का उपयोग, और दूसरा क्या है, विस्तारित इंटरप्राइजेज लर्निंग प्रोग्राम बनाने में। यह पुरस्कार जो है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के अपनाने पर क्या किया जाता है, एनटीपीसी के फोकस करने का प्रमाण देता है, और इसीलिए ये अवार्ड जो है इनको मिला है। साथ ही दोस्तों हम ध्यान रखेंगे कि एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। विद्युत उत्पादक कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, और 2010 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था। अभी भारत में कुल कितने महारत्न हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और महारत्न की जो क्राइटेरिया होता है वो कैसे फॉलो होती है, कंपनी कौन सी महारत्न है, ये तो आप बताएंगे ही। महारत्न क्या होता है इसके बारे में भी आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली न्यूज पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। इन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आपको हमारा अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप के साथ साथ जो है हमारे जो है ये गुरु 30 कोड यूज करके आप विभिन्न कार्यक्रमों पर छूट ले सकते हैं 30% एक्स्ट्रा, ठीक है ना। 1050 में एस्से राइटिंग है। अब एस्से राइटिंग आप सभी को पता है कि हमारी टीम द्वारा जो तैयार किया जाता है वो बेस्ट एस्से होता है। यूपीएससी आप या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निबंध की संपूर्ण समाधान यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है ना दोस्तों। साथ ही हमारा ये 28 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, और इसमें जो है आपको 18 टेस्ट जो है वो जीएस से मिलेंगे, और 5 जो है वो हिंदी से, और 5 जो है वो एसए के। ये कंप्लीट टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है। इसको जो लोग भी मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी डेली आंसर राइटिंग का क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारा प्री कम मेंस का फाउंडेशन बैच है। ये टेस्ट ले लेने पर, ये आपको कोर्स लेने पर आपको सब कुछ यहाँ पर निःशुल्क मिलता है, चाहे वो GS 1 2 3 4 5 6 मेंस के लिए हो, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सारे GS के सिलेबस हो, एसे हो, हिंदी हो, आंसर राइटिंग हो, और कोई भी हिंदी लेखन हो, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल होता है। RO के कोर्सेज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वहीं RO का अलग से एक फाउंडेशन बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस फाउंडेशन बैच की जो है ये क्लासेज चल रही हैं, जैसे कि हिस्ट्री की क्लास, साइंस की क्लास आप देख रहे हैं, हिंदी की क्लास भी अब जल्द ही शुरू होने वाली है। साथ ही दोस्तों हमारे 75 दिवसीय जो है क्रैश कोर्स है, इसमें हम IR जल्दी शुरू करने वाले हैं, IR और साइंस टेक, ठीक है ना। तो इससे जो है आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज पर। क्या है दोस्तों? बोनालू फेस्टिवल। अब ये बोनालू फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना के हैदराबाद में हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा त्योहार है, जिसमें जो औरतें हैं वहाँ की, जो स्थानीय औरतें हैं, वो क्या करती हैं, माता काली को क्या कराती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं। वो रंग बिरंगे अपने बर्तनों में, जैसे कि आप देख रहे हैं उन्होंने सर पे लिया हुआ है, वो खाद्य पदार्थ जो है देवी माँ को चढ़ाती हैं, और ये बड़ा ही भव्य त्योहार मनाया जाता है। और तेलंगाना के हैदराबाद में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बोनालू महोत्सव के बारे में चलिए डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोनालू महोत्सव जुलाई 2023 में तेलंगाना के हैदराबाद में मनाया गया। शब्द बोनालू जो है वो तेलुगु शब्द भोजनलू 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 को बोनालू कर दिया गया है, से लिया गया, जिसका अर्थ है दावत या भोजन। यह त्योहार के दौरान भक्त देवी का सम्मान करने
और उसका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सजाए गए बर्तनों और अन्य वस्तुओं में भोजन का प्रसाद चढ़ाते हैं। बोनालू भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है। यह देवी महाकाली की पूजा को समर्पित वार्षिक कार्यक्रम है। ऐसा माना जाता है कि बोनालू उत्सव के दौरान देवी हैदराबाद शहर में अपने निवासियों को बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचाने और उनका आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। जैसे कि आपको पता है सावन महीने में जो है बरसात होता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस फैलते हैं, मच्छर की प्रकोप फैलता है, उन सभी से बचाने के लिए ये बहुत पहले से मनाया जा रहा है। यह त्योहार देवी के दैवीय हस्तक्षेप के लिए उनका आभार व्यक्त करता है और समुदाय की भलाई और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है। यह एक प्रकार का क्या है, चढ़ावे वाला क्या है, अ, हिंदू त्योहार है। तो इसको आप लोग बोनालू महोत्सव को जरूर देखेंगे। दोस्तों, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP, अब देखिए ये आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, क्योंकि ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है इसमें पहली बार कोई यूरोपीय देश जुड़ा है। नहीं तो ये प्रशांत एशिया प्रशांत जो जितने भी देश हैं वो इसमें जुड़े थे। पहली बार ब्रिटेन इसमें शामिल हुआ है। अब इस जो पार्टनरशिप है इसमें कुल 11 देश थे, अब ये 12 देश हो जाएंगे। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। जुलाई 2023 में ब्रिटेन औपचारिक रूप से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया है। ब्रिटेन इस पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर मार्च 2018 में समझौता किया गया है। यह 11 देशों और जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम के बीच एक मुख्य मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट है। CPTPP के सभी 11 देश एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग के सदस्य हैं। एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो बहुत चर्चा में था और भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के कुल 12 देश हो गए हैं। इस संस्था में कुल 12 देश संगठन में शामिल हो चुके हैं। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज को। दोस्तों, हमारा भूमि सम्मान 2023 है। अब भूमि सम्मान 2023 किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता है। यह किसी राज्य में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने के लिए प्रतिवर्ष माननीय हमारे जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रपति द्वारा दिया ही जाता है। और साथ ही दोस्तों जो भू लेख है ना, खास करके जो हमारे लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM, कानूनगो, इन सभी लोगों का मिला जुला एक बड़ा काम होता है जो धीरे धीरे डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहा है भारत। तो 100% डिजिटलाइजेशन, उसके विवादों को सुलझाना, उसकी मार्किंग करना, आप समझते हैं कितना बड़ा काम है। अभी भी डिजिटल होने के बाद भी बहुत सारे जमीनें विवाद के स्तर पर हैं। तो इन विवादों को सुलझाने के लिए, डिजिटल व्यवस्था का सही उपयोग करने के लिए विभिन्न राज्यों के सचिवों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। भूमि सम्मान डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए प्रदान किए जाते हैं। 18 जुलाई को भूमि सम्मान 2023 राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। वर्ष 2023 के भूमि सम्मान के लिए 9 राज्य सचिवों को और 68 जिलाधिकारियों को चुना गया है। यानी कि आप समझते हैं प्रशासन में जो लोग भी उच्च लेवल पर हैं, खास करके रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड को, लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में जो अधिकारी होते हैं उनको, SDM, जिलाधिकारी, DM, तो GM ही सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो इसका लाभार्थी होता है और इसका इम्प्लीमेंट करने वाला भी होता है। भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण का डिजिटीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ इसके जुड़ाव से कल्याणकारी योजनाओं में उचित कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी। अब ये कल्याणकारी योजनाएं किस प्रकार से इसमें मदद मिलेगी दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो उसमें जो है आपको बताना पड़ता है कि आपकी ज़मीन कितनी है, कितना घर है, कितना क्या है, तभी सर्टिफिकेट बनता है। तो सरकारी योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप और भी BPL कार्ड आदि बनाने में भी बहुत आसान होगा अगर ये डिजिटलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही दोस्तों एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023, एक्चुअल में ये है 2022, ठीक है ना, ये क्या है 2022 है।
2023 में इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, मतलब 2022 का ये बताया गया है। इसमें जो है क्या है कि एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात की आपकी क्या तैयारी है, राज्यों की एक रैंकिंग जारी की जाती है प्रतिवर्ष, जिसमें नीति आयोग जो है इसको जारी करता है। टॉप पर गुजरात लगातार बना रहा है, ठीक है ना। और गुजरात, तमिलनाडु जैसे तटीय क्षेत्र जो है वह इस पे आगे रहते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में वर्ष 2022 के लिए एक निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक को नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के सहयोग से तैयार किया है, यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। यह सूचकांक 4 स्तंभों, अब ये इसके 4 पिलर हैं। पहला तो पॉलिसी यानी कि नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा है निर्यात इकोसिस्टम और चौथा है निर्यात परफॉर्मेंस। और 10 इसके क्या हैं, सब सब पिलर हैं, यानी कि उप स्तंभ है, उनके आधार पर तैयार किए जाते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तमिलनाडु पहले, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। गुजरात चौथे और हरियाणा पांचवें स्थान पर, यानी कि तटीय राज्यों में सबसे पहले जो है कौन है, तमिलनाडु है पहले नंबर पर। सॉरी, मैंने गुजरात बताया था, आप देख लीजिएगा वो तमिलनाडु है। गुजरात मेरे ख्याल से पहले था। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। सब तटीय राज्य हैं। तीसरे पर कर्नाटका है, ठीक है, और चौथे पर गुजरात, फोर्थ जो है गुजरात, ठीक है ना। अगर देखेंगे पांचवें पर हरियाणा है। गुजरात पिछले 2 वर्षों से सूचकांक में शीर्ष स्थान पर था, ठीक है ना। तो दोस्तों जहां तक मुझे याद था तो ये गुजरात जो है पहले स्थान पर था, अब जो है ये चौथे स्थान पर चला गया है, ठीक है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष राज्य बन गया है। भूमि से घिरे राज्यों में हरियाणा पहले नंबर पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है अपना। तो ये भी याद रखिएगा, भूमि से घिरे यानी कि लैंड लॉक जो होते हैं, खास करके वहां पे एक्सपोर्ट के जो है मार्केट बहुत कम होते हैं। फिर भी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हब कई जगह है, कानपुर में है, आगरा में है, लखनऊ में भी कुछ चीजें बन रही हैं। केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा का पहला स्थान है। और निर्यात के लिहाज से गुजरात का जामनगर देश का शीर्ष जिला है। क्योंकि गुजरात से आपको देखते हैं कि गुजरात पोर्ट जो है काफी एक्टिव पोर्ट रहता है और पूरे विश्व में ज्यादातर वहां से क्या होता है, व्यापार होता है। आंध्र प्रदेश का है विशाखापत्तनम, आप देखेंगे बहुत बढ़िया पोर्ट व्यवस्था वहां पर है। केरल कोच्चि है। तो ये सारी चीजें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है आपका 2026, अब इस पे कुछ खतरे के बादल मंडरा रहे हैं दोस्तों। इस इसका आयोजन जो है वो कहाँ होने वाला था, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। लेकिन इसको अभी कैंसिल कर दिया गया है। किस लिए कैंसिल किया गया है, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। क्योंकि इसका बजट बहुत ज्यादा हो रहा था, इस बजट को देखते हुए इसको कॉमनवेल्थ गेम्स को कैंसिल कर दिया गया है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में प्रस्तावित था। अब राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया में नहीं किया जाएगा। ऐसा खेल आयोजन की बढ़ती लागत के कारण किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की लागत 2.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गई थी, ठीक है ना, से बढ़कर के 7 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई। अब विक्टोरिया दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, इसकी राजधानी मेलबर्न है। राष्ट्रमंडल खेल में वर्ष 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे, ठीक है ना। यह खेल हर 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। भारत में 2010 में भी यही हाल हुआ था। आपको मैं बता दूं, इसमें एक बड़ा घोटाला भी देखने को मिला था, क्योंकि शीला दीक्षित सरकार थी उस समय। और आपने देखा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जो तैयारी थी वो बहुत लास्ट मिनट पे आकर के हुई थी। लास्ट मिनट पर तैयारी का मतलब ये है कि बहुत, मैं उस समय वहीं पर था जहां उद्घाटन होने वाला था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास में। हम लोग साउथ दिल्ली में ही रहते थे। तो वहां पर तैयारियां इतनी लास्ट स्टेज में हुई, मतलब कि 2-3 महीने, चूंकि ये फंड जो है ना बहुत पहले मिल जाता है और तैयारियां बहुत पहले से होती हैं, लेकिन फंड रिलीज होने में, खर्च बढ़ करने में, खर्च घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं और जो राज्य कराता है उसके लिए बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। क्योंकि सुविधाएं ए ग्रेड की आपको देनी होती हैं, बहुत सारी चीजें जो है आपको ए ग्रेड की देनी होती हैं, जो उस देश की पहुंच से हो सकता है बाहर हो। तो आप देख रहे हैं ना, 2.6 बिलियन डॉलर से था ये, और मान लेते हैं 3 ही मान लेते हैं, तो आप समझ ले रहे हैं ना कि 3-3-6 दोगुने से भी ज्यादा जब कहीं किसी की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उस कार्यक्रम को कराना कितना कठिन काम होगा। तो दोस्तों ये रही आज की कंप्लीट क्लास, ठीक है ना।
दोस्तों हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। इन कार्यक्रमों में हमारा एसे राइटिंग का कार्यक्रम है, इससे जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, हमारा फाउंडेशन बैच है, आर का बैच है, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है। और हमारी दोस्तों ये वेबसाइट है, वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। प्रतिदिन अगर आप उस पर सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्लास के तुरंत बाद जो है सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं। ये रही कंप्लीट क्लास। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हमारे चैनल को अगर आपकी क्लास पसंद आ रही हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर के जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।